नमस्कार। मैं कल्लोल शाह हूं और आप सुन रहे हैं डेवलपमेंट कनेक्ट्स का ग्रामीण विकास आज। प्रस्तुत है पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में कृषि, ग्रामीण आजीविका, आधारभूत संरचना, बाजार, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी से संबंधित 30 प्रमुख घटना। शुरुआत ग्रामीण रोजगारों से करते हैं। नई बीबी रामजी ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत जुलाई से अब तक सृजित 11.4 करोड़ मानव दिवस में महिलाओं की हिस्सेदारी 61.5% रही। ये 2025-26 में पिछली ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं की 57.25% हिस्सेदारी से अधिक है। फिलहाल 300 रुपया प्रतिदिन की अंतरिम आधार मजदूरी लागू है। ये भागीदारी ग्रामीण महिलाओं के लिए सार्वजनिक रोजगार के महत्व को दर्शाती है। हालांकि समय पर भुगतान, पर्याप्त काम और टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण ही योजना का वास्तविक प्रभाव निर्धारित करेगा। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11.19 लाख अतिरिक्त पक्के मकान की घोषणा की गई है। इन पर अनुमानित 13.427 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले 2 वर्ष में राज्यों के लिए कथित रूप में 24.30 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी लागत 29,164 करोड़ रुपए थी। बिहार ने खरीफ 2026 के लिए प्रीमियम मुक्त फसल सहायता योजना को भी मंजूरी दी है। 20% तक फसल नुकसान होने पर किसानों को प्रति हेक्टर 7,500 रुपये और इससे अधिक नुकसान होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टर सहायता मिलेगी। सहायता अधिकतम 2 हेक्टर तक सीमित होगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी ग्रामीण आधारभूत संरचना का विस्तार हो रहा है। काठुआ जिले के सभी 216 सीमावर्ती गांव को सड़क और बिजली से जोड़ दिए जाने की सूचना है। प्रशासन का दावा है कि ग्रामीण आय में 30% वृद्धि हुई है और शहर की ओर पलायन आधा रह गया है। जिले के 1300 से अधिक स्वयं सहायता समूहों 12,000 से ज़्यादा परिवार तक पहुँच का काम कर रहे हैं। इन दावों को स्वतंत्रता समीक्षा आवश्यक है, लेकिन ये पहल दिखाती है कि सीमा क्षेत्र विकास में सड़क, ऊर्जा, सुरक्षा और महिला संस्थाओं को एक साथ जोड़ा जा सकता है। उत्तराखंड का कहना है कि उसके उद्यमिता कार्यक्रम से 13,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता मिली है। इनमें 8,000 से ज़्यादा महिलाएं और स्वयं सहायता समूहों की सदस्य शामिल हैं। मणिपुर में इम्फाल से दीमापुर होते हुए गुवाहाटी जाने वाली बस सेवा 3 वर्षों से अधिक समय के बाद दोबारा शुरू हुई। पहले दिन 2 बसें और 5 छोटी वाहनों में 125 यात्रियों ने सफर किया। नियमित और किफायती सेवा संघर्ष प्रभावित समुदायों को बाजार, अस्पताल, शिक्षा और रोजगार के अवसर से दोबारा जोड़ सकते हैं। ओडिशा के गंजाम जिले में 16,418 रूफटॉप सोलर प्रणालियां स्थापित हुई है, जो राज्यों में सबसे अधिक है। दक्षिणी ओडिशा के 8 जिले में कुल 25,277 प्रणालियां लगाई जा चुकी है। घरेलू सब्सिडी, घर घर जागरूकता अभियान और ग्राम पंचायत स्तर पर संवाद के माध्यम से इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थापना की संख्या उत्साहजनक है, लेकिन वास्तविक बिजली उत्पादन, बिल में बचत और ग्रामीण परिवारों की हिस्सेदारी से इसके प्रभाव का बेहतर आकलन होगा। आंध्र प्रदेश में अन्नदाता सुखीबाबू पीएम किसान व्यवस्था के अंतर्गत 47 लाख किसानों को 14,664 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाने की सूचना है। राज्यों ने 15.69 लाख किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने की बात भी कही है, जिनमें 3.21 लाख पट्टेदार किसान शामिल हैं। दूसरी ओर 2026-27 के लिए पीएम आशा का आवंटन बढ़ाकर 7,200 करोड़ रुपया किया गया है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उपज की खरीद और कीमतों को स्थिर रखना है। हालांकि घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा स्थानीय बाजार में किसान को मिलने वाली कीमतें नहीं बन पाता है।
भारत ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्चे चीनी की शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। पिछले 2 महीनों में घरेलू चीनी की कीमतें लगभग 40% बढ़ गई है। आयात की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय चीनी वायदा कीमतों में भी 4% तक की वृद्धि हुई है। सामान्य रूप से चीनी के आयात पर 100% शुल्क लगता है। ये निर्णय उपभोक्ता कीमतों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन चीनी मिलों, घरेलू उत्पादकों और किसानों को लंबित गन्ना भुगतान पर इसके प्रभाव की निगरानी आवश्यक होगी। कृषि बाजारों से मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। 18 अगस्त को धान का औसत थोक मूल्य 2,682 रुपये 58 पैसे प्रति क्विंटल था, जो एक वर्ष पहले की तुलना में लगभग 22% अधिक है। गेहूं का औसत मूल्य 2,581 रुपये 32 पैसा रहा, जो पिछले वर्ष से 2.4% कम है। हाल की मासिक गिरावट के बावजूद सोयाबीन की कीमत सालाना आधार पर 39% अधिक रही। मूंगफली, सरसों, तिल और सूरजमुखी अपने न्यूनतम समर्थन मूल्यों से ऊपर कारोबार कर रहे थे। दालों के बाजार में स्थिति अधिक असमान रही। उड़द की कीमत एक सप्ताह में 26.12% बढ़कर 7,990 रुपये 80 पैसे प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। चना, मसूर और उड़द एमएसपी के ऊपर थे, जबकि मूंग और अरहर समर्थन मूल्यों से नीचे रहे। सब्जी बाजार में अंतर और भी स्पष्ट है। प्याज 2,897 रुपये 64 पैसे प्रति क्विंटल पहुंच गया, जो एक वर्ष में 118% की वृद्धि है। वही टमाटर की कीमत सालाना आधार पर 58% और आलू की कीमत लगभग 31% कम हुई। ये बदलाव भंडारण, प्रसंस्करण, बाजार सूचना और स्थानीय स्तर पर खेत से मिलने वाले कीमतों की निगरानी को आवश्यकता बताते हैं। तेलंगाना में ऑयल पाम किसानों के लिए मूल्य सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। राज्यों ने ताजे फल गुच्छों के लिए 25,000 रुपया प्रति टन का आश्वस्त मूल्य प्रस्तावित किया है। तमिलनाडु ने दुग्ध उत्पादकों ने 24 अगस्त से विरोध प्रदर्शन का प्रदर्शन करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि दूध खरीद मूल्य के 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि के बाद सहकारी कटौतियों को हटाकर उन्हें केवल 1 रुपया 25 पैसा का लाभ मिलता है। उनकी मांग गाय के दूध के लिए 44 रुपये और भैंस के दूध के लिए 60 रुपये प्रति लीटर है। त्रिपुरा सब्सिडी और बीमा के माध्यम से वैज्ञानिक सूअर पालन की बढ़ावा दे रहा है, लेकिन पशु रोगों पर नियंत्रण अभी भी महत्वपूर्ण चुनौती है। मिजोरम ने आसाम से अवैध रूप में लाए गए 45 सूअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर मिलने के बाद उन्हें मारना पड़ा। ये घटना पशु चिकित्सा जांच किया, पशुओं की आवाजाही निगरानी और उचित मुआवजा व्यवस्था का आवश्यकता को बताती है। कृषि ज्ञान और उद्यमिता के क्षेत्रों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और IPL फाउंडेशन ने स्थान विशिष्ट टिकाऊ कृषि पद्धतियां विकसित करने की पहल की है। 50 कृषि प्रशिक्षु किसानों के साथ काम करेंगे और उन्हें 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। BST टिलर्स ट्रैक्टर्स ने पावर टिलर की बिक्री में 17.9% और पावर वीडर की बिक्री में 56.7% वृद्धि दर्ज की है। ये छोटे कृषि यंत्रों को बढ़ती मांग का संकेत है। सिंगापुर में आयोजित एक खुदरा अभियान के माध्यम से भारत को जैविक खाद्य उत्पाद, दूध, चावल, काजू, मोटे अनाज और ताजे तथा जमे हुए फल सब्जियों को बढ़ा दिया जा रहा है। दूसरी ओर क्राइसिल के विश्लेषण के अनुसार देश के घरेलू खाद्य तेल का खपत 56.25% आयात से पूरा होता है। उर्वरकों में आयात निर्भरता 31.3% है। वैश्विक आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में ये दोनों क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में लद्दाख लगभग 9 करोड़ लीटर ग्लेशियर जल प्रतिदिन मोड़ रहा है। इसमें से 26 क्यूसेक पानी 12 गांव तक पहुंचा जा रहा है। इससे 1,000 एकड़ से अधिक बंजर भूमि को खेतों के अंतर्गत लाने की संभावना है। महाराष्ट्र ने 15,000 करोड़ रुपया वाली सिंचाई वित्त योजना मंजूर कर दी है।
इसमें विदर्भ की 62 परियोजनाओं के लिए 3,476 करोड़ रुपए शामिल है। योजना का उद्देश्य अधूरी परियोजनाओं को पूरा करना और जल वितरण सुधारना है, लेकिन खेतों तक पानी की वास्तविक उपलब्धता नियमित निगरानी जरूरी होगी। अंत में मौसम और डिजिटल संपर्क की बात। पूर्वी मध्य प्रदेश में 115.6 से 204.4 मिलीमीटर तक अत्यधिक बरसात की संभावना के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर राजस्थान के श्री गंगानगर में तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इसी समय भारत का ग्रामीण डिजिटल अंतर भी बना हुआ है। देश के 11,256 गाँव में